जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि 12वां क्लास होगा। और हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है वो सामान्य विज्ञान का है, रिमाइंडर बुक से है सामान्य विज्ञान। और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे रेलवे का एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, इसी महीने में एलपी का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, रिवीजन क्लास है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्लास और देखिएगा कैसा प्रश्न है और कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास नहीं है, क्लास 12वां है। और आज का क्लास शुरू करते हैं, यानी कि इधर त्यौहार की वजह से बंद था 2-3 दिन क्लास, उसके बाद फिर चालू किए हैं। कल क्लास हुआ इसका 11वां वाला और आज 12वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है। पहला प्रश्न है कि एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या होता है। एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि MgSO4 × 7H2O हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर देखेंगे जिंक सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 × 7H2O, जिंक सल्फेट इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं सफ़ेद कशिश कहते हैं। और ये क्या है Na2SO4 × 10H2O, इसे क्या कहते हैं सोडियम क्या कहते हैं 10H2 है, इसे क्या कहते हैं। इसका उपनाम जो है ग्लोबल साल्ट है। क्या है ग्लोबल सॉल्ट है, ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं इसे, ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। और Na2CO3 × 10H2O, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है सोडियम कार्बोनेट है, इसे क्या कहते हैं धोबन सोडा कहते हैं। धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किससे टेस्ट करके ब्रेन की बीमारी की पहचान किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए EEG, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा ब्रेन की बीमारी की जांच की जाती है EEG। और ECG रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि हृदय की धड़कन को जांच किया जाता है ECG के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं। एडवर्ड जेनर जो है वह किस बीमारी से संबंधित है। एडवर्ड जेनर क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चेचक से संबंधित। यानी चेचक जो होता है क्या होता है विषाणुजनित बीमारी है। क्या है विषाणुजनित रोग है चेचक। और चेचक में प्रभावित अंग क्या है, यानी कि चेचक बीमारी जो होता है तो उससे प्रभावित होने वाला अंग संपूर्ण शरीर होता है। क्या होता है संपूर्ण शरीर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, किस में पाई जाती है। क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंगनाशय में, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिका अंगनाशय में पाई जाती है। और अंगनाशय जो है वह शरीर का एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी, यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यानी कि दोनों ग्रंथि है, यानी कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। अंगनाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यकृत है। और सबसे छोटी कौन है पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी क्या है सबसे छोटी है और यकृत क्या है सबसे बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी कौन है अग्नाशय है। और अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्पक्रम, यानी कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है पुष्पक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है आपका। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अग्रभाग, यानी कि अग्रभाग जो है क्या करता है मीठा स्वाद बताता है। और पश्च भाग यह क्या बताता है करवा बताता है, करवा स्वाद बताता है। और पार्श्व भाग यानी कि साइड वाला जो भाग है वो क्या बताता है नमकीन स्वाद बताता है, नमकीन स्वाद। और मध्य जो है वो क्या होता है स्वादहीन होता है। क्या होता है स्वादहीन होता है, यानी वहाँ पर कोई स्वाद नहीं बताया जाता है, स्वादहीन। एक बार फिर से सुन लेंगे।
पार्श्व किसे कहते हैं? साइड वाला जो होता है भाग जीव का वो क्या बताता है? कौन सा स्वाद? नमकीन स्वाद बताता है। और सामने वाला जो अग्रभाग है वह मीठा स्वाद बताता है। और अग्रभाग के मतलब ऑपोजिट में, यानी गले के साइड में जो होता है ऑपोजिट में, वह कड़वा स्वाद बताता है। और बीच वाला जो है मध्य भाग वो स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस्पात हो जाएगा। इस्पात, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेसेमर प्रक्रम से इस्पात को बनाया जाता है। और अमोनिया जो है यह क्या बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है, हैबर विधि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है पोटेशियम पर मैग्नेट में पोटेशियम का प्रतिशत क्या होता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है वो जान लेते हैं। क्या होता है? KMnO4। KMnO4 यानी कि पोटेशियम और मैंगनीज और ऑक्सीजन तीनों होता है। तो इसमें क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम का प्रतिशत। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 39 पोटेशियम का हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 39, और मैंगनीज का हो जाएगा 54, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा? 39 + 54, और कितना है ऑक्सीजन? 4 है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तो 64 + 54 + 39 कितना हो जाएगा? 4 4 8 8 9 17, 17 के साथ हासिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 1 7 5 12 3 15, 157 हो जाएगा। 157, इसमें टोटल हो गया 157। इसमें कितना है पोटेशियम? पोटेशियम कितना है? पोटेशियम 39 है, 39। इसको 100 से गुना कर देने पर ये काट के कितना आ जाएगा? 24% आ जाएगा। 24% क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 24% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है। यानी कि बॉयल के नियम को प्रदर्शित करता है। कौन सा आरेख? कौन सा आरेख बॉयल के नियम को प्रदर्शित करता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि बॉयल के नियम में क्या होता है कि इसमें तापमान जो होता है, तापमान स्थिर होता है। तापमान स्थिर होता है, तापमान स्थिर होता है। और दाब जो होता है, दाब यानी कि प्रेशर जो होता है वह वॉल्यूम यानी कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दाब जो है वह आयतन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो आंसर क्या हो गया? इसका ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है? ऑप्शन ए में ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। और वायु दाब में कमी आने के कारण क्या होता है? जैसे पहाड़ी वाली पर चढ़ने पर क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या होता है? वायु दाब में कमी आने से नाक से रक्त यानी कि ब्लड बहने लगता है, निकलने लगता है। या पहाड़ी पर जो खाना जब पकाया जाता है तो वो जल्दी नहीं पकता है। इसके कारण क्या होता है कि वायु दाब में कमी आने के कारण दाब जब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, जिसके कारण खाना बनाने में अधिक टाइम लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये वाला नाभिक में न्यूट्रॉन है केवल, तो ये तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव है, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन आवेशहीन और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, एक्वारेजिया में
एक्वारेजिया में HNO3 और HCl अम्लों का अनुपात क्या होता है, यानी कि HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर एक्वारेजिया का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है, सोना 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 यानी कि AU औरम और पीट यानी कि प्लेटिनम, ये दोनों क्या होता है, घुल जाता है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम ये सब क्या है, कठोर पदार्थ क्या है, घुल जाता है उसमें एक्वारेजिया में। तो इसका प्रतिशत क्या होता है, इसका प्रतिशत क्या होता है, यानी कि HNO3 जो है वह एक के अनुपात में रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह 3 के अनुपात में होता है, यानी कि दोनों का अनुपात जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में एक्वारेजिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि MMR का टीका दिया जाता है किसके लिए, MMR का टीका किसके लिए दिया जाता है। 13वां प्रश्न है MMR यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है, मम्स, मिसल्स और रेबीज। मम्स, मिसल्स और रेबीज यानी 3 बीमारी के लिए दिया जाता है टीका MMR का, यानी कि मम्स बीमारी के लिए और मिसल्स बीमारी के लिए और रेबीज बीमारी के लिए। मम्स, मिसल्स और रेबीज ये तीनों बीमारी के लिए एक टीका दिया जाता है MMR का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सही है, यानी कि यहाँ पर दर्पण सूत्र दिया गया है, या दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, कोई भी सूत्र दिया गया है, जो सही है वो इसमें से चुनना है। क्या है, 1/f बराबर, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ये लेंस का सूत्र हो गया, और दर्पण का जो होगा उसमें ये प्लस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, u प्लस v, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा, 100 वाट 30 दिन 5 घंटा और 50 पैसा 1 रुपया में बदल देंगे इसको, उसके बाद 1000 से भाग देंगे यूनिट में लाने के लिए, तो 2 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, और 1 0 से 1 0 ख़त्म, क्या हो गया, 25 तिया 75 यानी कि 7/5 हो जाएगा, 7/5 रुपया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.5 रुपया, 7.5 रुपया हो जाएगा। कितना खर्च लगेगा 7.5 रुपया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, यानी कि एक स्थिर चुंबक यानी कि रुका हुआ चुंबक, स्थिर चुंबक वो हमेशा कैसा दिशा दिखाई देता है, किस दिशा में ठहरता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण में ठहरता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो m कितना हो गया, 10 हो गया, 10 kg हो गया, उसके बाद 10 मीटर हो गया, हाइट कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, और गुरुत्वाकर्षण जो हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल जो हो गया 9.8 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 10 इसमें गुना करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, 98, और फिर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा। 980 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, 980 जूल 17 का। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 980 जूल, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, 980 जूल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन। 18 नंबर प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन द्रव का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है,
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान देना प्रश्न में, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, यानी कि दाब बढ़ाकर। तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि पर दाब बढ़ाने से कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड पहले से था और उतना ही रहेगा। क्या हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति है, 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है, और वो अपना संपूर्ण शरीर देखना चाहता है प्रतिबिंब में, तो आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होगी? तो वस्तु या व्यक्ति की जो पूरा देखने के लिए, उसका प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए उसकी लंबाई जो होनी चाहिए वह वस्तु या व्यक्ति से आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके आधी होनी चाहिए। तो 1.5 मीटर लंबा है यहाँ पर व्यक्ति, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.75। ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.75। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम क्या होता है? 22 नंबर प्रश्न है, आइरिस का काम क्या होता है? ऑप्शन ए में आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी में आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आंख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसे नियंत्रित करता है कौन? आइरिस करता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसे नियंत्रित करता है आइरिस। और रेटिना कहाँ पर बनता है? सॉरी, प्रतिबिंब जो होता है वह आंख में, वह कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि इसमें नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन भी खाया जाता है और इसका बीजाणु भी खाया जाता है। गुद्देदार पुष्पासन और बीजाणु दोनों खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को क्या क्या किया जाता है? चाकू से भी काटा जाता है, सोडियम को। और सोडियम जो है वह ऑक्सीजन से, यानी कि वायु से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। और इसे जल में डालेंगे तो क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उससे अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कौन सा गैस निकलेगा उससे? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जैसे H2O ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग जो है वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, बी में प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर, और सी में उस ताप पर जिस पर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग जो है वह मूलतः प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और तरंगदैर्घ्य जो होता है वह लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य बैगनी का सबसे कम होता है। और यहाँ पर अगर प्रकीर्णन कहा जाएगा तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का, और लाल का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से मूल तत्व जो होते हैं वह भाग लेते हैं? मूल तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है उसमें से कौन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है आंसर इसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि और ऑप्शन इसका देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 27 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? नाभिकीय संयंत्र में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों को धीमा करना। क्या होता है कार्य इसका? मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन को धीमा करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है, सर्पिलाकार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है।
क्या है मैग्मा? धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। धरती के गर्भ में पिघला हुआ शेल को क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? यानी कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है कौन सी गैस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि CO2 क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया रंग का कर देता है, दूधिया रंग बना देता है, CO2। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुत यातायात से मिलती है? यानी कि बहुतायात में मिलती है, यानी कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे यानी कि अधिक मात्रा में मिलती है कौन सी धातु? 31 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु भूप्रपट्टी में अधिक मात्रा में मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत मात्रा में मिलती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे आदमी के सिर पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बलों की अपेक्षा करते हुए बताइए कि 10 मीटर चलने पर उसने कितना कार्य किया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्य इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि यह ऊपर उठाकर 50 केजी का द्रव्यमान ऊपर उठाकर और 10 मीटर चला है, 10 मीटर चला है और यह लंबवत है तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं इसका। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है, यहाँ पर W बराबर निकालेंगे, W कार्य निकालना है। W बराबर होता है FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा होता है। तो लंबवत जब भी पकड़ेगा, तो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और cos 90 डिग्री बराबर निकालेंगे मान, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री बराबर मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि FS गुने 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है, यानी कि सूर्य तारे के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिसे रेड ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ज्वाइंट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का स्राव जो होता है वो पैंक्रियाज से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, पैंक्रियाज। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय पैंक्रियाज को ही कहते हैं, अग्नाशय। और अग्नाशय के बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? किस रंग के किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? विक्षेपण यानी कि प्रकीर्णन। विक्षेपण का मतलब हुआ कि प्रकीर्णन। तो सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन सा होता है? सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी होता है। बैगनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। और लाल क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल सबसे कम होता है। प्रकीर्णन जो होता है लाल का सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो तरंगदैर्घ्य लाल की सबसे अधिक हो जाएगा और बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जब भी दो समतल दर्पण समानांतर क्रम में रखा हुआ है तो उसके बीच जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अनंत यानी कि असंख्य होती है, यानी कि गिन नहीं सकते हैं, उतना होता है, असंख्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? असंख्य। और उसमें जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? स्पष्ट होता है। दूसरा नंबर का जो प्रतिबिंब होता है वह सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है। और उल्टा क्या होता है? उसका पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि एक इधर के साइड का उधर और उधर के साइड का उधर दिखाई देता है, यानी कि बायां साइड का दायां साइड दिखाई देता है और दायां साइड का बायां साइड दिखाई देता है। लेकिन काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि ए बी जो है रक्त समूह क्या है? सर्वग्राही है, सर्वग्राही, सर्वग्राही है, यानी कि यह किसी भी रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए भी क्या है? सर्वग्राही है। और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वदाता, सर्वदाता होता है ओ किसी को भी दे सकता है और ए भी किसी से भी ले सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। समूह ए और ओ, ए और बी और ओ सबको, सबसे रक्त क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है ए बी। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा नहीं है? ए में ऑप्शन में एक्स किरण, बी में है गामा किरण, सी में है रेडियो तरंग और डी में अल्फा किरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो एक्स किरण है, गामा किरण है, रेडियो तरंग है, यानी कि ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्फा किरण। अल्फा किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कणों में से कौन सा कण खून के श्वेत कणों में नहीं होता है? यानी कि श्वेत कण जो होता है वह, श्वेत कण जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं श्वेत कण। उसमें बेसोफिल जो है वह श्वेत कण का ही प्रकार है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिफोसाइट, यानी कि श्वेत रक्त कण जो है WBC उसका ही प्रकार है बेसोफिल, लिफोसाइट, न्यूट्रोफिल। और एरिथ्रोसाइट क्या है? एरिथ्रोसाइट RBC का है, RBC का रक्त कण है, RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था कि निम्नलिखित कणों में से कौन सा कण खून के श्वेत कणों में नहीं होता है? यानी कि श्वेत कण में कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट नहीं होता है। बाद बाकी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिफोसाइट ये सब होता है। अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? यानी कि इसमें कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए में पादप एवं जंतुओं में प्रजनन करना, बी में है जंतुओं में श्वसन, सी में है जंतुओं में संचार और डी में है पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे इसमें सहायक यानी कि आवश्यक प्रक्रिया जो है वो कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे आवश्यक है। अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? 42 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। यानी कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वह मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे स्टार्च के बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या मदद करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स भोजन के संचय में मदद करता है, भोजन के संचय में मदद करता है। और कार्बोहाइड्रेट और किसमें मदद करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में मदद करता है, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में मदद करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है, यानी कि विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में मदद करता है, भोजन के संचय में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करना जाइलम का कार्य है। क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करना जाइलम का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्क यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क का जो औसत वजन होता है वृक्क का, वह कितना होता है? 150 ग्राम होता है। औसत वजन जो होता है इसका 150 ग्राम होता है। और यकृत की बात करें तो यकृत क्या है? शरीर की, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन जो है कितना है? 1.5 kg है। 1.5 kg यानी कि
150 के 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, ग्राम में कहे तो 1500 या 1.5 kg, 1.5 kg। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि हाथी का दिखाने वाला दांत निम्न में से किसका रूपांतरण है। यानी कि हाथी का जो बाहर दिखने वाला दांत होता है वह किसका रूपांतरण है। ऊपरी इंसीजर का, ऊपरी मोलर का, ऊपरी प्रीमोलर का, निचले इंसीजर का, किसका उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऊपरी इंसीजर का। इंसीजर का जैसे हम लोगों के मुख में जो दांत है, इंसीजर किसे कहते हैं, जो फाड़ने का काम करता है। यानी कुछ भी खाते हैं तो चीरने का या फाड़ने का काम करता है। जैसे गन्ना खाते हैं तो उसको फाड़ने का काम करता है जो दांत, उसे क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। और सामने वाला जो होता है उसे केनाइन कहते हैं। और प्री मोलर और मोलर जो होता है वह च वाला दांत होता है। च वाला से पहले जो होता है वह प्री मोलर होता है। तो हाथी का जो दिखाने वाला दांत है वह किसका रूपांतरण है, ऊपरी इंसीजर का। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो निकलता है वह कहाँ से निकलता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से। यानी कि जल से ऑक्सीजन निकलता है। जल यानी कि H2O से निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और इसके साथ क्या, सूर्य का प्रकाश। यानी कि इतना होने के बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सूर्य के प्रकाश में होता है। और ऑक्सीजन जो निकलता है उसमें से वह कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है आपका, प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस अंग में होता है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटी आंत। प्रोटीन का जो पाचन होता है वह शरीर के छोटी आंत में होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत जो होता है इसमें 2-3 एंजाइम जो होते हैं जिसका निर्माण होता है। और कौन कौन सा एंजाइम है इसमें, तो इसमें इसमें जो एंजाइम होता है वह एमाइलेज है। छोटी आंत में जो होता है एंजाइम वो कौन कौन सा है, इरेप्सिन है, लाइपेज, इरेप्सिन है, लाइपेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है। ये सब जो है छोटी आंत में होता है। और उदर यानी कि अमाश है। अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम होता है, तो अमाशय में रेनिन और पेप्सिन होता है। क्या होता है, रेनिन प्लस पेप्सिन होता है। रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन और पेप्सिन किस में होता है, अमाशय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 48 नंबर। अगला प्रश्न है सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड होता है। इसमें क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है मायोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन किया जाता है। यानी कि मायोपिया से ग्रस्त आँख का संशोधन कैसे किया जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है केवल निकट का दिखाई देता है और दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब हाइपरमेट्रोपिया पूछेगा यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है जो कि आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि जो है वह सुनाई देता है वह डैश के कारण, किसके कारण सुनाई देता है प्रतिध्वनि जो है वह किसके कारण सुनाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। और ध्वनि जो होता है कान पर कितने समय तक रहता है, इसका क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कान पर होता है। ध्वनि का प्रभाव कान पर होता है कितना, 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड होता है। और
ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई जो देती है वह किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात को ध्वनि अधिक सुनाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो चलिए आज की क्लास का यह लास्ट प्रश्न था, और कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास में, बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।